नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों। नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप बच्चों? क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? जी। चलिए शुरू करते हैं। एक हफ्ते की छुट्टियों के बाद हमारी क्लास हो रही है लाइव। ठीक है जी। और हम लोग पढ़ रहे हैं बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में। परसेंटेज, प्रतिशत। इन छुट्टियों में मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिससे आपके पेपर में कंफर्म एक सवाल आता है, प्रॉब्लम ऑन एजेस, ठीक है, उसकी क्लास हमने आपको दी थी। तो मैं आपसे एक बार पूछना चाहूंगा कि क्या आप लोगों ने इन छुट्टियों में प्रॉब्लम ऑन एजेस चैप्टर कंप्लीट पढ़ लिया? और मैंने बहुत अच्छे लेवल के सवाल करवाए थे उसमें, है ना, आयु संबंधित प्रश्न। हर एग्जाम के पिछले 5 साल में जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे वो सारे ही करा दिए। परसेंटेज जो है हमारा आधे से ज्यादा हो चुका है। मैंने बोला कि परसेंटेज और रेशियो में बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूं, उसके बाद हम स्पीड पकड़ेंगे, ठीक है बच्चों। परसेंटेज रेशियो के बाद जो बच्चे पूछ रहे हैं, उसके बाद हम टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम, सॉरी, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, ठीक है जी। चलिए। अ, इस हफ्ते आपकी सैटरडे को भी क्लास होगी। ठीक है। मेंसुरेशन जो आपके पेपर में पूछा जाने वाला चैप्टर है, अकेला मेंसुरेशन ही आएगा एडवांस में, ठीक है ना बच्चों। उसकी जो हम एक्स्ट्रा डबल क्लास लगाएंगे। तो अगले महीने मेरे प्यारे भाई, फरवरी में आपका जो है सिलेबस फरवरी एंड तक कंप्लीट हो जाएगा पूरा, A to Z, ठीक है ना बच्चे। क्योंकि जो समय लगना है वो परसेंटेज रेशियो में ही लगना है। ठीक है। उसके बाद जो है हम आपको कॉन्सेप्ट और उसके एग्जाम्पल बताएंगे। उसमें केवल हमें सवाल प्रैक्टिस ज्यादा करने ना। फिर अगर हमने परसेंटेज रेशियो की एक एक बात आपको गहराई से नहीं समझाई तो आप आगे नहीं पकड़ पाओगे। शुरू करें बच्चों। ठीक है। इसमें देखिए परसेंटेज में हमने सवाल भी ज्यादा कराए आपको, लगभग 100 से ज्यादा क्वेश्चन हैं। ठीक है। आइए शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लास। तो हम सवाल नंबर 58 तक कर चुके हैं, है ना। तो आज की क्लास का पहला टाइप है आपके सामने, आय आय खर्चा बचत। सारी दुनिया को पता है आय बराबर खर्चा प्लस बचत, ठीक है। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। आदमी जो पैसा कमाता है उसी में से खर्च करता है, उसी में से थोड़ा बचा लेता है, ठीक है ना बच्चों। तो बेटा आदमी की जो इनकम होती है वो क्या होती है? हमेशा 100%। क्या होती है? 100%। जो आदमी पैसा कमा रहा है वो 100%। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। मान लीजिए कि आप जो पैसा कमा रहे हो वो इनकम है आपकी 100%। 100% इनकम में से आप 72% खर्च कर देते हो। क्या खर्च कर रहे हो? 72%। तो आपकी बचत कितनी होगी बताइए? बता सकते हैं? देखो सब बच्चों को पता है, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आय बराबर खर्चा प्लस बचत। तो अगर मुझे यहां से खर्चा निकालना है, एक्सपेंडिचर, तो कैसे आएगा? आप इनकम में से, आय में से बचत घटा दीजिए। अगर मुझे बचत निकालनी है, सेविंग्स, तो सेविंग्स कैसे आएगी? आप इनकम में से खर्चा यानी कि एक्सपेंडिचर घटा दीजिए, ठीक है ना। 100% आपकी इनकम है, 72% आप खर्चा कर रहे हो, तो बचत कितनी होगी? 100 माइनस 72 कितना आ जाए बचेगा बच्चों? 28%। बस इतनी सी बात अगर आप जानते हो तो आप इस पर बेस जो बहुत बेसिक सवाल आते हैं वो समझने के लिए तैयार हो। ये देखिए सवाल, सवाल नंबर 59, ठीक है भैया। ओके। ध्यान से समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अभी मैं आपको 100 मान के बताऊंगा। आज की क्लास में आपको डेविएशन मेथड भी पढ़ाऊंगा, तो इसमें आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगा। एक सरकारी कर्मी अपनी इनकम का 76% खर्च कर देता है। उसकी इनकम में 14% की वृद्धि होती है, उसके खर्च में 10% की वृद्धि होती है। तो उसकी बचत की वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबको सवाल समझ में आ गया? ठीक है ना। देखो सवाल का डेटा कोई बहुत मुश्किल तो नहीं है, तो आसानी से कर सकते हो, सब बच्चे जानते। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आय बराबर, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आय बराबर खर्चा प्लस बचत, ठीक है ना।
एक सरकारी कर्मचारी है, अपनी इनकम का कितना खर्च करता है? 76%। यानी कि डेटा बहुत आसान है। मान लो अगर वो 100 रुपए कमाता है तो 100 में से 76% यानी कि 76 रुपए खर्च करता है, यही है। तो फिर बचत कितनी करता है वो? 100 रुपए में से 76 घटाएंगे, यानी कि वो 24 रुपए की बच्चों क्या करता है? बचत। ठीक है ना। मान लिया कि मैंने अगर उसकी इनकम 100 रुपए है तो 100 का 76% 76 खर्च करता है, बाकी का 24 रुपए बचत करता है। उसकी आय खर्चा बचत का क्या आगे एक तरीके से अनुपात हुआ क्या? उसकी इनकम 14% बढ़ जाती है। इनकम भी बढ़ रहा है, बचत खर्चा भी बढ़ रहा है। पूछ ही रहा है बचत कितने परसेंट बढ़ेगी। सबको सवाल समझ में आ गया ना? इनकम कितनी बढ़ती है? 14%। इनकम है 100, तो 100 रुपए का 14% कितना होता है? तो उसकी इनकम 14 रुपए बढ़ जाती है। 100 रुपए का 14% 14 हो गया। इनकम कितनी बढ़ गई? 14 रुपए। खर्चा कितना बढ़ता है? खर्चा है कितना? 76। तो खर्चा 76। देखो, इनकम बढ़ने के बाद क्या होगी मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे केवल इस बात से मतलब है कि इनकम खर्चा बचत कितना बढ़ रहा है। इनकम 100 रुपए है तो 100 रुपए का 14% होता है 14 रुपए। इनकम 14 रुपए बढ़ जाते, खर्चा कितना बढ़ता है? 10%। खर्चा है 76, तो 76 का 10% क्या होता है? 10 से भाग देंगे, 7 यानी कि खर्चा 7.6 रुपए बढ़ जाता है। बोलो बताओ, कोई डाउट? तो मुझे एक बात बताइए, फिर उस आदमी की बचत कितनी बढ़ जाएगी? बचत बचत कितनी बढ़ जाएगी? भाई आदमी की इनकम बढ़ गई 14 रुपए, खर्चा कितना बढ़ा? 7.6। तो आप जित इनकम में से खर्चा घटा दो, क्या आ जाएगा? बचत। 14 में से 7.6 घटा दो, 14 में से 7.6 घटाएंगे तो क्या आएगा? 6 पॉइंट, यानी कि उस आदमी की बचत 6.4 रुपए बढ़ी है। भाई इन दोनों को जोड़ के, खर्चा प्लस बचत को जोड़ के ही तो इनकम आना चाहिए। अगर इनकम 14 रुपए बढ़ी है तो खर्चा प्लस बचत मिला के भी 14 रुपए बढ़ा होगा। खर्चा बढ़ा 7.6, बचत कितनी बढ़ी होगी? 14 में से 7.6 घटा दो, 6.4। सवाल में पूछा है उसकी बचत का वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई सरकारी कर्मी की बचत कितनी है? 24 रुपए। वो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय कितने रुपए कम, कितनी रुपए बचत करता है? 24। बचत है 24 रुपए, उसकी बचत कितनी बढ़ गई? उसकी बचत 24 थी, 6.4 रुपए बढ़ गई। परसेंटेज में कितना बढ़ी? गुणा। तो इससे आसान कोई सवाल है क्या दुनिया में? उसकी बचत पहले 24 थी, 6.4 रुपए बढ़ गई, परसेंटेज में गुणा 100%, ये आ गया। तो आप जानते हैं 0 से एक डेसिमल कट जाएगा। अब 8 से कट जाएगा, 8 अट्टे 64 और 8 तिया 24, तो आ जाएगा 80/3%। तो 80 को जब हम 3 से भाग देंगे तो 26 तिया 78, 26 सही 2/3, यानी कि अप्रोक्स कितना आएगा? 26.66%। तो 26.66%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, इतनी उसकी बचत बढ़ गई। सबको समझ आ गया? कोई डाउट तो नहीं? बहुत बेसिक सवाल है, कोई भी दुनिया में ऐसा सवाल आए, डेटा आसान है तो आप 100 मान के कर सकते हो। ठीक है ना, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 60। एक और सवाल। राकेश अपनी इनकम का 20% घरेलू खर्चों पर, 15% किताबों पर, 30% कपड़ों पर खर्च करता है और बाकी वो बचत करता है। गिनती करने पर उसे पता चलता है कि अंततः 12,357 रुपए उसने बचाए हैं। उसकी मंथली इनकम ज्ञात कीजिए, रुपए में आपको आंसर बताना है। इस तरह के बहुत सारे सवाल पेपर में आए हुए हैं। इनकम का मतलब क्या होता है? 100%। राकेश 100% कमाता है तो 100% में से 20% उसने घर के खर्चे पे खर्च किया, घरेलू खर्च। 15% उसने किताबों पर खर्च किया, है कि नहीं बच्चों? और 30% उसने कपड़ों पर खर्च किया। तो आप ये पता लगा लो जोड़ के कि राकेश ने कुल खर्चा कितना किया? 20, 30, 50 और 15, 65%। यानी कि राकेश ने टोटल 65% खर्च किया। यहां तक क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? यानी कि अगर राकेश की इनकम 100% है, मंथली इनकम कितनी? 100%, तो राकेश 100% में से 65% क्या कर रहा है? सम जोड़ लो, सब पैसा जोड़ लो, कितना? 65% खर्च कर रहा है। तो फिर राकेश बचत कितनी कर रहा है?
100 में से 65 घटाइए, 100% में से 65 खर्च है, 100 में से 65 घटाइए, 35% की राकेश बचत कर रहा है। जबकि सवाल के अनुसार राकेश बचत कितनी कर रहा है, 12,397 रुपए की। तो 35% की वैल्यू 12,397 रुपए आ गई ना बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आपसे क्या पूछा, राकेश की इनकम, अगर 35% की वैल्यू 12,397, तो 1% कितना आएगा, 35 से भाग दे देंगे, ये 1% आ गया है कि नहीं। आपसे क्या पूछा, इनकम, यानी कि 100%, 100% की वैल्यू क्या आएगी, 100 से, ये क्या आ गया आंसर। देखो आप यहां पे कैलकुलेशन करने के लिए डिजिटल सम भी लगा सकते हो और भाग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बताओ, 5 से ये 100 कट जाएगा 20 बार, 5 से 35 7 बार, ठीक है ना। 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, 1771 का 20 गुना आ जाएगा मेरे भाई, यानी कि 3400 और 142, 3542, 35420, 35,420 रुपए सवाल का आंसर है, बात खत्म। 35,420 कौन सा ऑप्शन है, सबको समझ आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 61, बनाओ। हम्म आखिरी सवाल है स्टेप का, ठीक है बच्चों। धन सेकर अपनी बचत का 19% वृद्धाश्रम को, 23% अनाथालय को और 21% चिकित्सा सहायता हेतु संस्थाओं को दान करते हैं। शेष 7400 रुपए की बचत बैंक में जमा कर दी जाती है, ठीक है। धन सेकर का वेतन ज्ञात कीजिए अगर वेतन का 40% उनकी बचत राशि है। बहुत से बच्चे इस सवाल को मेरे प्यारे भाई गलत करेंगे, वो सवाल की भाषा ही नहीं समझ पाएंगे। देखो आदमी दान पुण्य का जो काम है, वो देखो आदमी पहले कमाता है, कमाने के बाद अपना खर्चा करता है, फिर जो पैसा बचता है उसमें से थोड़ा बहुत वो दान पुण्य करता है। तो यहां ये जो बात दी है, ये इनकम में से खर्च नहीं कर रहा, ये किसका, बचत का, किसका, बचत का। आप मेरी बात सुनना मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। यानी कि धन से करके कुछ ना कुछ इनकम होगी, उस इनकम का 40% क्या कर रहा है, वो बचत। तो धन सेकर अपनी बचत में से, इनकम में से नहीं, किसका, बचत का, बचत का 19% तो वृद्धाश्रम को दे रहा है, 23% अनाथालय को और 21% मेडिकल हेल्प के लिए। तो टोटल बचत का कितना खर्च कर दिया, 19 + 21 40, 40 और 23 टोटल जोड़ लिया, यानी कि बचत का 63% उसने खर्च। देखो हर संख्या अपने आप में 100% होती है। मान लो जैसे बचत 100% है, कितनी, 100%। तो 100% में से 19, 23 और 21 सब मिला के सारी चीजों पे 63% खर्च कर दिया। तो 100% बचत है अगर उसकी, तो 63% वो बचत का दान कर दे रहा है, यानी कि बचता कितना है फिर, 37%। और 37% की वैल्यू कितनी दी है, 7400 रुपए की बचत, बाकी क्या करता है, बैंक में जमा। भाई 100% अगर बचत है, बचत का बोला ये इनकम का नहीं, तो बचत का 63% दान कर दिया, बचा कितना, 37%। बाकी की जो 37% बचत है वो बैंक में जमा कर देता है। तो 37% की वैल्यू 7400 रुपए, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 237 दूनी 74। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 जीरो चुपका दो, 20,000 रुपए। बहुत से बच्चों को लगेगा कि 100% इनकम आ गई और वो जल्दबाजी में क्या आंसर लगा देंगे, 20,000। और ये आंसर क्या है, गलत। ये 20,000 रुपए उसकी इनकम नहीं आई है, क्या आई है, बचत। यहां बेस बचत है। बचत का 19% मेडिकल उस पे वृद्धाश्रम में, 23% अनाथालय को, 21% मेडिकल हेल्प में। तो बचत का 63% खर्च किया, बचत का 37% बचा। तो बचत का 100% निकाल लिया, 20,000, है ना। तो ये धनसेकर साहब की बचत आ गई। पूछा क्या है, वेतन। तो धनसेकर अपनी सैलरी का 40% क्या करता है, बचत करता है। धनसेकर जितना पैसा कमाता है उसमें से 40% बचत करता है। 40% को चाहे आप फ्रैक्शन में लिख लो, चाहे ऐसे ही कर लेना। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 2/, 40% को फ्रैक्शन में क्या कह सकते हैं, 2/5।
धनशेखर 40% बचत करता है, यानी कि अगर धनशेखर 5 इनकम कमाता है तो 5 का 40% क्या होता है? 2। यानी कि धनशेखर 2 यूनिट की क्या करता है? बचत। ये बात समझ में आ रही है? अगर धनशेखर 5 यूनिट कमाता है तो 5 का 40% क्या होता है? 2। 2 यूनिट की धनशेखर क्या करता है? बचत। जबकि धनशेखर बचत कितनी कर रहा है? 2 की वैल्यू 20,000 रुपए, यानी कि कितना? 10,000 गुना। तो 5 की वैल्यू भी 10,000 गुना आ जाएगी, यानी कि कितना? 50,000 रुपए। तो धनशेखर की जो इनकम है वो 50,000 है। 50,000 का 40%, 20,000 उसकी बचत है। समझे ना बच्चों? तो ये बहुत बेसिक टाइप है, मुझे लगता है आप कर लेंगे। आगे चलते हैं अगला टाइप। ठीक है बच्चे? नेक्स्ट, परसेंटेज ब्रेक। सब बच्चे अपनी कॉपी में लिख लेंगे, परसेंटेज ब्रेक मेथड। ठीक है ना? चलिए ध्यान से समझिएगा बच्चों। परसेंटेज ब्रेक मेथड, ठीक है ना? चलिए, क्या कह रहा था मैं? हम्म, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे इसका जवाब बताना। मान लीजिए आपका गांव है, सब बच्चे गांव देहात के हैं। आपके गांव में एम मतलब मैन, डब्ल्यू मतलब वुमेन। आपके गांव में पुरुष आबादी, मेल पॉपुलेशन भी 20% बढ़ जाती है, और आपके गांव में महिलाओं की आबादी भी, फीमेल पॉपुलेशन भी 20% बढ़ जाती है। समझ आया ना बच्चों? एक गांव में पुरुषों की जनसंख्या भी 20% बढ़ गई और महिलाओं की जनसंख्या भी 20% बढ़ गई। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ उस गांव की टोटल पॉपुलेशन, कुल आबादी, कुल आबादी का मतलब समझते हैं? कुल आबादी का मतलब होता है मैन प्लस वुमेन। मैन प्लस वुमेन, बीच में क्या आएगा बेटा? प्लस। ये होता है कुल। समझा ना? कुल का मतलब बीच में क्या आ गया? प्लस। तो मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए उस गांव की कुल आबादी कितने % बढ़ जाएगी? सबको मेरी बात समझ में आई? एक गांव की मेरे प्यारे भाई कुल आबादी कितनी बढ़ती है? सॉरी, मेल मेल पॉपुलेशन 20% बढ़ती है, फीमेल पॉपुलेशन भी 20% बढ़ती है। तो उस गांव की कुल आबादी, टोटल पॉपुलेशन दिखाना कमेंट, मैन प्लस वुमेन कितने % बढ़ जाएगी? बताइए, बताओ। सही दिख रहा है ना बच्चों? मुझे बताइए उस गांव की कुल आबादी भी कितने % बढ़ जाएगी? 44%, 60%, 40%, 44। तकसीब का फॉर्मूला याद कर रखा है ना इन लोगों ने? जो लोग 44% बता रहे हैं पूरी तरीके से गलत है। एक भी बालक का सही आंसर नहीं आया। शर्म की बात है तुम्हारे लिए दुष्टो, शर्म की बात। और तुम चाहते हो कि हम 1 महीने में गणित सीख जाएं, जबकि हालत है तुम्हारी गधों जैसी है। चलो, मेल पॉपुलेशन 20% बढ़ती है, फीमेल पॉपुलेशन 20% बढ़ती है, तो गांव की कुल आबादी कितने % बढ़ेगी? 20% ही बढ़ेगी। कुल आबादी का मतलब है मैन प्लस वुमेन। एक बार बताओ, मेल आबादी कितना बढ़ी? 20%। मेल 20% बढ़े, कितना? 20%। महिलाओं की जनसंख्या कितनी बढ़ी? 20%। महिलाओं की संख्या भी 20% बढ़ी। तो कुल आबादी कितना बढ़ी मेरे प्यारे भाई? जोड़ देंगे, क्या कर देंगे? तो कुल आबादी इतना % बढ़ी, बढ़ी मतलब 3, 3 ऊपर। कोई दिक्कत? तो भैया जब आप यहां से कॉमन लोगे 20%, तो ये क्या आ जाएगा? मैन प्लस वुमेन का 20% कॉमन आ जाएगा। बोलो, यानी कि कुल आबादी का भी कितना बढ़ रहा है? अरे कुल आबादी का भी राक्षसों 20% बढ़ रहा है कि नहीं? यहां बीच में प्लस है। अगर गांव में पुरुष आबादी 20% बढ़ रही है, महिला आबादी 20% बढ़ रही है, तो कुल आबादी भी 20% ही बढ़ेगी। समझ में आई ना बात? 44 या 80 या 44, ये तुम जो कह रहे हो ना, ये सब नहीं, 20% ही बढ़ेगी। आपके पापा घर पे आते हैं, आपकी मम्मी से कहते हैं, भगवान दाल भी 20% महंगी हो गई, चावल भी 20% महंगा हो गया, तेल भी 20% महंगा हो गया, आटा भी 20% महंगा हो गया, गैस भी 20% महंगी हो गई।
तो आपकी मम्मी क्या जवाब देंगी कि पूरे किचन का खर्चा, पूरे किचन का खर्चा यानी कि पूरा राशन, पूरे किचन का खर्चा यानी कि तेल प्लस दाल प्लस चावल प्लस आटा सब कुछ मिलाकर बीच में क्या आ रहा है प्लस 20% बढ़ गया। आपकी क्या कहेंगी, महंगाई 20% बढ़ गई। क्या कहेंगी मम्मी, किचन की महंगाई 20% बढ़ गई। समझ में ना, इस गांव की मतलब ये हमारा देश है, देश की हर आदमी की तनख्वाह 20% बढ़ जाए, हर आदमी की, तो मोदी जी क्या अनाउंस करेंगे, मित्रों हमारे देश की जीडीपी 20% बढ़ गई। कितना, समझ में आया ना बच्चों। तो बीच में प्लस आ रहा है, मेल पॉपुलेशन अगर 20% बढ़ रही है, फीमेल 20%, तो बीच में प्लस है, कुल आबादी भी मेल प्लस फीमेल 20% ही बढ़ेगी, बीच में प्लस अलग है, समझ, मल्टीप्लाई अलग है, भी समझाऊंगा, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब इस पर बेस्ड एक सवाल है, बताओ बच्चे, आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट समझना ही नहीं चाहते जबकि आपको इतनी समझ नहीं है। चलो एक ही सवाल कराऊंगा मैं आपको इस टाइप का, और एक ही सवाल से आप सीख जाओगे। एक गांव की जनसंख्या 9800 थी। एक साल में पुरुष की आबादी में 8% की वृद्धि हुई, महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि हुई। गांव की जनसंख्या 10,458 हो गई। इससे पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी? वॉट वॉज द नंबर ऑफ मेल्स इन द विलेज बिफोर इंक्रीज, यानी कि जनसंख्या बढ़ने से पहले, शुरुआत में गांव में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी? एक गांव की जनसंख्या कितनी थी? 9800। जनसंख्या का मतलब होता है मैन प्लस वुमेन, ठीक है ना बच्चों। तो एक गांव की जनसंख्या मैन प्लस वुमेन मिलाकर कितनी थी? 9800 थी। कोई डाउट आप बोलोगे नहीं सर कोई डाउट नहीं है। हुआ क्या, पुरुष मेल पॉपुलेशन 8% बढ़ती है और महिलाओं की संख्या 5% बढ़ती है, ठीक है। मेल पॉपुलेशन 8% बढ़ती है, महिलाओं की संख्या 5% बढ़ती है। गांव की जनसंख्या कितनी होगी? 10,458 हो गई। तो आप एक बात बताओ, पहले गांव की जनसंख्या 9800 थी, अब गांव की जनसंख्या कितनी होगी? 10,458। तो मुझे एक बात बताइए बच्चों कि गांव की जनसंख्या कितनी बढ़ गई? 10,458 में से 9800 घटा दोगे, है कि नहीं सचिन? 10,458 में से 9800 माइनस कर दो। भाई गांव की जनसंख्या पहले 9800 थी, अब गांव की जनसंख्या 10,458 होगी, तो कितनी बढ़ी? 10,458 में से 9800 घटा देंगे तो गांव की जनसंख्या बढ़ गई 658। यही बढ़ी है टोटल जनसंख्या गांव की। तो गांव की टोटल जो जनसंख्या है वो बढ़ी 658। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर, मेल प्लस फीमेल एक गांव में 9800 है, पुरुष आबादी 8% बढ़ी, महिला 5%, गांव की जनसंख्या 10,458 होगी, गांव की कुल आबादी बढ़ी 658, ठीक है ना बच्चे। पूछा गांव में पुरुषों की जनसंख्या शुरुआत में कितनी थी? एक बात बताइए बच्चों, इस सवाल में सबसे बड़ी परेशानी क्या है? मैं आपको सिखा रहा हूं परसेंटेज ब्रेक मेथड। या मेल पॉपुलेशन अलग बढ़ रही है, फीमेल पॉपुलेशन अलग बढ़ रही है, ये है ना। अगर दोनों को सेम कर लिया जाए तो सवाल 1 सेकंड में सॉल्व। फीमेल पॉपुलेशन कितनी बढ़ी है? 5%। मेल पॉपुलेशन कितनी बढ़ी है? 8%। तो क्या 8% को ब्रेक करके बच्चों ऐसे नहीं लिखा जा सकता 5% प्लस 3%? क्या 8% को ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूं मैं 5% प्लस 3%? लिख सकते हैं 8% को ब्रेक करके 5% प्लस 3%। तो गांव की मेल पॉपुलेशन भी 5% बढ़ी, फीमेल पॉपुलेशन भी 5% बढ़ी, दिख रहा है। गांव की मेल पॉपुलेशन कितनी बढ़ी? 5%। फीमेल पॉपुलेशन भी कितनी बढ़ रही है? 5%। तो गांव की कुल आबादी भी 5% बढ़नी चाहिए। अगर गांव की मेल पॉपुलेशन 5% बढ़ रही है, ये देखो फीमेल पॉपुलेशन भी 5% बढ़ रही है, तो गांव की टोटल आबादी भी 5% बढ़नी चाहिए। गांव की टोटल आबादी है कितनी? 9800। तो गांव की कुल आबादी भी 9800 का 5% बढ़नी चाहिए। 9800 का 5% क्या आएगा? 9800 का 5% आएगा, परसेंटेज से 2 जीरो काट लेंगे, 490। तो गांव की कुल आबादी कितनी बढ़नी चाहिए? 490। जबकि सवाल के अनुसार गांव की कुल आबादी बढ़ी कितनी है?
गांव की कुल आबादी बढ़नी चाहिए 490, जबकि सवाल के अकॉर्डिंग गांव की कुल आबादी बढ़ी है 658। तो गांव की पॉपुलेशन कितनी एक्स्ट्रा बढ़ी, कितनी पॉपुलेशन गांव की एक्स्ट्रा बढ़ी है बताइए, बताओ। गांव की पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए 490, जबकि एक्चुअल में सवाल के अनुसार बढ़ी कितनी है 658। तो कितनी पॉपुलेशन एक्स्ट्रा बढ़ी घटाओ, तो 8 168। गांव की पॉपुलेशन 168 एक्स्ट्रा बढ़ी है, कोई दिक्कत। गांव की पॉपुलेशन, या चुपचाप मुर्दे की तरह बिना हलक से आवाज निकाल के पढ़ क्यों नहीं लेते, कमेंट करने की क्या जरूरत है, मौत आ रही तुमको बिना कमेंट करे हैं। दो कौड़ी की बुद्धि रखते हो और चाहते हो कि सब होता रहे। एक तो ऊपर से दिमाग कम है, समय कम है, ऊपर से पढ़ना नहीं चाहते। एक एक बात, एक एक लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है और तुम उसको स्किप कर रहे हो। मेल पॉपुलेशन 8% बढ़ी, फीमेल पॉपुलेशन 5%। तो आप ना अलग अलग है, ब्रेक कर लो, 8 को ब्रेक करके लिख लो 5% प्लस 3%। मेल पॉपुलेशन भी 5% बढ़ी, फीमेल भी 5% बढ़ी, तो कुल आबादी भी 5% बढ़नी चाहिए। गांव की कुल आबादी 9800, तो 9800 का 5% कितना होता है 490। गांव की आबादी बढ़नी चाहिए 490, जबकि सवाल के अनुसार आबादी बढ़ी कितनी है 658। तो गांव की पॉपुलेशन कितनी एक्स्ट्रा बढ़ी है 168। वाई दिस एक्स्ट्रा बढ़िंग, ये गांव की आबादी 168 एक्स्ट्रा कैसे बढ़ी बताओ। क्योंकि मेल पॉपुलेशन 3% एक्स्ट्रा बढ़ी है, क्योंकि मेल पॉपुलेशन 3% एक्स्ट्रा बढ़ी है, यानी कि गांव की मेल पॉपुलेशन का 3% किसके बराबर है 168 के बराबर है। बताओ आगे ना बात समझ में है कि नहीं। बेस्ट मेथड 168 एक्स्ट्रा क्यों बढ़ी है आबादी, कि मेल पॉपुलेशन 5% नहीं 8% बढ़ी है, मेल पॉपुलेशन 3% एक्स्ट्रा बढ़ी है। मेल पॉपुलेशन का 3% ही 168 के बराबर है, समझ ना। मेल पॉपुलेशन का 3% ही 168 के बराबर है। तो मेल पॉपुलेशन का 1% कितना है, 3 से काटो, 3 पंजे 15, 3 सिंह 18। मेल पॉपुलेशन का 1% कितना है 56। तो मेल पॉपुलेशन का 100% कितना है, इनिशियल आबादी पूछी है ना, 100% कितना आएगा 5600। तो यानी कि गांव में पुरुषों की शुरुआती जनसंख्या कितनी आ गई, यही क्या है सवाल का आंसर है, समझ में आया ना बच्चों। तो मेल पॉपुलेशन आ गई 5600, ठीक है। मान लीजिए अगर आपसे इसी सवाल में फीमेल पॉपुलेशन पूछी होती कि गांव की फीमेल पॉपुलेशन क्या है, तो मेल पॉपुलेशन 5600 आ गई, फीमेल पॉपुलेशन कितनी आएगी 9800 में से 5600 घटाओ, 9800 में से 5600 घटाओ, कितना आ जाएगा 4200। तो गांव की फीमेल पॉपुलेशन आ जाएगी 4200 अगर फीमेल पॉपुलेशन पूछी होती, ठीक है ना बच्चे, कोई दिक्कत। सब कुछ समझ में आया। देखो परसेंटेज में 4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, 4। एक तो है ए गुणा बी बराबर कांस्टेंट रूल, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं ना, ए गुणा बी बराबर कांस्टेंट, ठीक है ना बच्चे। दूसरा है ये परसेंटेज ब्रेक मेथड, तीसरा मैं आपको बताऊंगा डेविएशन, और चौथा है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। ये 4 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो पूरे अर्थमेटिक मैथ में इस्तेमाल होंगे, तो इनको बिना तसल्ली से, इनकी हैसियत बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, प्लीज तो इनको अच्छे से समझो, समझ में आया ना बच्चे। इसलिए मैं हर कॉन्सेप्ट की पीपीटी बना के पहले ही रखा हूं। देखो ये मैंने आपको एग्जांपल से, अब इसमें कोई फॉर्मूला नहीं रटना आपको कि ये फॉर्मूला रटो, फॉर्मूला है ही नहीं। आपको क्या समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया और उस पर मैंने आपको एक एग्जांपल कराया तसल्ली से, ठीक है ना। मेल पॉपुलेशन का 3% 168 है, 3 से दोनों तरफ भाग किया, 1% आएगा 56, 100% 5600। तो पुरुष आबादी 5600, महिला आबादी अगर पूछता तो 4200। समझ में आया ना, क्लियर है। आगे चलें, आप बोलोगे हां जी सर। सवाल नंबर 62, देखो ये सेम ही सवाल है, ठीक है। ये मैंने आपको होमवर्क इसमें एग्जांपल में करा दिया, ये ऑलरेडी हो गया, ठीक है ना बच्चों। सेम ही क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। डेविएशन,
परसेंटेज का अगला कॉन्सेप्ट सब बच्चे अपनी कॉपी में लिख लेंगे, डेविएशन। क्या है बच्चों? डेविएशन। सब बच्चे अपनी कॉपी में लिख लेंगे डेविएशन। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई, डेविएशन प्लीज प्लीज, जब तक मैं आपको आधे घंटे कॉन्सेप्ट पढ़ाऊं तब तक कोई कमेंट ना करें, बिल्कुल भी कोई कमेंटबाजी ना करें, केवल सुने मैं क्या कह रहा हूं। अगर आपने ये डेविएशन नहीं समझा तो आप प्रॉफिट लॉस में, डिस्काउंट में, एवरेज चैप्टर में, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में परेशान होगे। प्लीज रिक्वेस्ट है, कोई कमेंट मत करो, कितनी भी बड़ी परेशानी है मुझसे मत पूछो, केवल आधे घंटा इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने में अपनी पूरी ताकत लगाइए, जो मैं आपको डेविएशन पढ़ाने वाला हूं। रिक्वेस्ट है, ठीक है बच्चों? ध्यान सुनेगा। डेविएशन देखो, बहुत से लोग इसको बताते नहीं है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे बड़े बड़े सवाल एक स्टेप में हो जाते हैं, एक स्टेप में बड़े बड़े सवाल हो जाते हैं। लेकिन उस एक स्टेप को सीखने के लिए आपको समय देना पड़ेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, एक एक स्टेप बताऊंगा मेरे प्यार में, और आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगा। कृपया केवल सुने, बोले ना, लिखे ना कुछ भी, केवल सुने। डेविएशन हिंदी में कहते हैं मेरे प्यारे भाई इसको विचलन, हिंदी में कहते हैं इसको विचलन। ध्यान से सुनेगा प्यारे बच्चों, सब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, प्लीज ध्यान से सुने। मान लीजिए कि आपने एक पेपर, आपने जो है पेपर दिया, आपने मैथ्स का पेपर दिया, आपने फिजिक्स का पेपर दिया। मान लीजिए बच्चों मैं आपसे कहता हूं कि आपने दो विषय के पेपर दिया, आपने गणित का पेपर दिया और आपने फिजिक्स का पेपर दिया, ठीक है ना? गणित का जो पेपर है उसके फुल मार्क्स है 500, और फिजिक्स का जो पेपर है उसके फुल मार्क्स कितने बच्चों? 750, ठीक है ना बच्चे? एक कमेंट हटा दो, ये ऐसी बोलते रहेंगे, सुनेंगे ये है नहीं बिल्कुल भी, ठीक है? भाड़ में जाओ तुम, मैं कोई कमेंट नहीं सुनना, केवल मैं पढ़ाऊंगा। पता नहीं क्या हो गया आजकल की जनरेशन को, पढ़ना नहीं चाहती बिल्कुल भी। मान लीजिए आपने दो सब्जेक्ट के पेपर दिए, मैथ्स और फिजिक्स। मैथ्स का जो पेपर है वो 500 नंबर का है, और फिजिक्स का जो पेपर है वो 750 नंबर का है। ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर। ये सारा डाटा मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, अपनी मर्जी से, ठीक है ना? जब ये पेपर हुआ और इसका रिजल्ट आया, तो मान लीजिए कि आपने मैथ्स में स्कोर किया है 74%। मैथ्स में आपके कितने नंबर आए? 74%। और फिजिक्स में आपके नंबर आए मान लीजिए 80%। फिजिक्स में कितने नंबर आए बच्चों? 80%। कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर कोई डाउट नहीं है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ, दोनों सब्जेक्ट में कुल मिलाकर, मैथ्स प्लस फिजिक्स, मैथ्स प्लस फिजिक्स, दोनों सब्जेक्ट में कुल मिलाकर आपके कितने परसेंट नंबर आए? दोनों सब्जेक्ट में कुल मिलाकर कितने परसेंट नंबर आए? तो बीच में क्या आ रहा है? प्लस। जहां बीच में प्लस आएगा, जहां बीच में प्लस आएगा, चाहे वो दुनिया का कोई भी सवाल क्यों ना हो, वो दुनिया का हर एक सवाल डेविएशन मेथड से सॉल्व हो जाएगा। बस पहचान क्या है कि बीच में क्या आएगा? हमेशा प्लस। बीच में क्या आएगा? हमेशा प्लस। सबको सवाल समझ में आ गया कि मैंने क्या कहा? आपने दो सब्जेक्ट के पेपर दिए, गणित के और फिजिक्स के। गणित का पेपर 500 नंबर का है, फिजिक्स का 750 नंबर का है। गणित में आपने 74% स्कोर किया है, फिजिक्स में 80%। बीच में मैं आपसे पूछ रहा हूं, दोनों विषय में कुल मिलाकर, मैथ्स प्लस फिजिक्स में कुल आपके कितना परसेंट स्कोर है? तो बताइए, यानी कि मैं आपसे पूछ रहा हूं आपकी ओवरऑल कितनी परसेंटेज आई है, यही है ना? भाई आपने 10वीं 12वीं के पेपर दिए, परसेंटेज मार्क्स कैसे निकालते होगे? आपने 10वीं के पेपर दिए, गणित, उसमें मैथ भी था, विज्ञान भी था, चित्रकला भी थी, ठीक है ना? है ना? ये सारे थे। तो आप क्या करते हो परसेंटेज मार्क्स निकालने के? नीचे क्या रखते हो? टोटल मार्क्स। ये पेपर कितने नंबर का है, नीचे क्या रखते हैं? टोटल मार्क्स। ऊपर क्या? आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। नीचे टोटल मार्क्स कुल अंक, ऊपर जो आपका प्राप्तांक है स्कोर, और परसेंटेज में गुणा 100%। तो ये करेंगे। तो सबसे पहले समझो बेसिक की, बेसिक से कैसे करेंगे इस सवाल को। आप एक बात बताइए, आपके मैथ का पेपर कितने का है?
500 नंबर का, और फिजिक्स का पेपर कितने का है? 750 नंबर का। यानी कि मैथ प्लस फिजिक्स के मिलाकर टोटल मार्क्स कितने हैं? 500 प्लस 750। मैथ का पेपर 500 का, फिजिक्स का पेपर 750 का, तो दोनों सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स कितने हैं? 500 प्लस 750, यानी कि 1250 नंबर हो गए। ठीक है ना। अब ऊपर क्या रखेंगे प्यारे बच्चों? आपने स्कोर कितना किया है, क्या रखेंगे ऊपर? स्कोर कितना किया। ध्यान रहे कि आंसर हमें परसेंटेज में ही बताना है। तो प्यारे बच्चों बताओ, आपके मैथ में कितने नंबर आए हैं? मैथ में नंबर आए 500 का 74%। मैथ में कितने नंबर आए? 500 का 74%। हालांकि 500 का 74% क्या होता है? परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, 74 पंजे कितना आ गया? 370। तो गणित में आपके नंबर आए हैं 370। लेकिन जब आपको परसेंटेज में ही कैलकुलेट करना है तो आप ये 370 मत निकालो मेरे प्यारे भाई। आप ऐसे ही लिख लो कि गणित में कितने नंबर आए प्यारे बच्चों आपके? गणित में आपका स्कोर आया है 500 का 74%। कि परसेंटेज में ही अगर आपको आंसर निकालना है तो परसेंटेज में ही रहने दो ना भाइयों, है कि नहीं सचिन? 500 का 74%। बात समझ में आ गई? आपका फिजिक्स में कितना स्कोर आया है? फिजिक्स में कितना स्कोर आया? 750 का 80%। तो फिजिक्स में आपने कितना स्कोर किया मेरे भाई? 750 मार्क्स हैं, 750 का 80%। क्या इसको समझने में पूरी एक क्लास लग जाए कोई फर्क नहीं, समझा ना? लेकिन ये चीज आपकी बुद्धि में बैठनी चाहिए, चाहे मैं एक सवाल समझाऊं इस पे पूरी क्लास में, ठीक है? क्योंकि ये एक सवाल, ये एक कॉन्सेप्ट 1000 सवाल करने के बराबर है। इतनी बड़ी औकात है इसकी, ठीक है ना। तो मैथ में कितना नंबर हुआ? 500 का 74%, और फिजिक्स में कितना? 750 का 80%। तो दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर आपने कितना स्कोर किया है? प्लस। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है? बेसिक। आप इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। किसी बालक को कोई डाउट? बताओ इसका कैलकुलेट करके क्या आंसर आ रहा है। बताइए बच्चे, इसको कैलकुलेट करके क्या आंसर आ रहा है? सब बच्चे मुझे जवाब दे देंगे। ये बेसिक है। अगर बेसिक का पूछा जाए कि बेसिक से कैसे होगा, यही है। ठीक है ना बच्चे। मैथ टोटल मार्क्स कितने? मैथ प्लस फिजिक्स के 500 प्लस साढ़े, मैथ्स में कितना स्कोर किया? 500 का 74%, प्लस फिजिक्स में कितना है? 750 का 80%। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। पर ये बेसिक है। लेकिन आप यहां पे एक बात जानते हो मेरे प्यारे भाई, कि ऊपर भी प्लस है और नीचे भी प्लस है। आप ये देख पा रहे हैं कि 500 और 750 जो संख्याएं किससे कट रही हैं? 250 से। ये जो नंबर है 500 और 750 किससे कटते हैं? 250 से कटते हैं। तो जब 500 और 750, क्या मैं ऊपर नीचे 250 से काट नहीं सकता बच्चों? है कि नहीं सचिन? 250 से 500 कितनी बार कट जाएगा? 250 से 750 कितनी बार कट जाएगा? ये 250 से 500 कितनी बार कट जाएगा? और 250 से 750 कितनी बार कट जाएगा? 3 बार। ठीक है बच्चों। यानी कि बचा क्या? अगर आप इसको लिख लो तो क्या बचा? नीचे बचा मेरे प्यारे भाई यहां पर 2 प्लस 3, और ऊपर क्या है? ऊपर है 2 का 74%, 2 गुणा 74%, और प्लस 3 गुणा 80%। इससे क्या हुआ कि ऊपर नीचे 250 से काटने की वजह से मेरी कैलकुलेशन क्या होगी? थोड़ी आसान होगी। आसान होगी ना कैलकुलेशन? तो आप बताओ, कैलकुलेट करके अब बताइए क्या आंसर आएगा। नीचे आ गया भी 2 प्लस 3 5, ऊपर क्या आ गया? 2 गुणा 74 148, और 80 तिया 240। 148 में जब हम 240 जोड़ेंगे तो 388 आ जाएगा। तो आ जाएगा 388%। ठीक है ना। 388 को जब हम 5 से भाग देंगे तो बताइए बच्चों क्या आएगा? 388 को 5 से भाग देंगे, 5 सत्ते 35, फिर 3 बच जाएगा 38 ना, 5 सत्ते 35, और 0.5 यानी कि 77 पॉइंट। तो मैं कह सकता हूं कि दोनों सब्जेक्ट में उसके मिलाकर मैथ प्लस फिजिक्स में 77.6% नंबर आए। कितने नंबर आए? 77.6% नंबर आए। किसी को कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर। यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये स्टेप लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। आप डायरेक्ट क्या लिख सकते थे?
टेस्ट है। कोई दिक्कत यहां पे? आप लोगों ने एक बात देखी कि जब मैं बात कर रहा हूं आपको क्या निकालना है, परसेंटेज मार्क्स। क्या निकालना है? परसेंटेज मार्क्स। कि मैथ प्लस फिजिक्स, बीच में प्लस है, कि दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर उसके कितने प्रतिशत मार्क्स आए। तो परसेंटेज मार्क्स किसको बेस मान के निकाला जाता है? बताओ, परसेंटेज मार्क्स किसको बेस मान के निकाला जाता है? टोटल मार्क्स को। परसेंटेज जो मार्क्स है वो किसको बेस मान के निकाला जाता है? टोटल मार्क्स को, कुल अंकों को, फुल मार्क्स को। यानी कि मेरे प्यारे भाई, अगर बीच में प्लस का साइन आ रहा है तो आपको बेस की एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत है नहीं। आप यहां देखो, ऊपर नीचे मैंने किससे काट लिया था? 250 से काट के आसान कर लिया था ना। आपको अगर बीच में प्लस का साइन आ रहा है, बेस की एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है। आप बेस का क्या ले लीजिए? रेशियो। यानी कि मैथ का पेपर 500 नंबर का है, फिजिक्स का पेपर 750 नंबर का है। तो 500 और 750 की कोई एग्जैक्ट जरूरत नहीं है। 500 और 750 का क्या ले लीजिए? रेशियो। किससे कट रहा है? ये 250 से कट रहा है कितनी बार? 2 बार। और ये 250 से कितनी बार कट रहा है? यानी कि बेस का क्या ले लीजिए? रेशियो। 2:3। तो मेरे प्यारे दोस्त, जब भी बीच में प्लस का साइन आएगा, आपको पूछा ओवरऑल कितना, ओवरऑल, ओवरऑल का मतलब सभी पर कुल मिलाकर कितने परसेंट नंबर आए, तो जो भी बेस होगा उसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है। बेस का क्या ले लेंगे? हमेशा रेशियो। बेस का हमेशा क्या ले लेना है? रेशियो। समझ में आया ना बच्चे? जैसे इस सवाल में ये आपका बेसिक है, मैंने आपको समझा दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपने मैथ और फिजिक्स का पेपर दिया, मैथ और फिजिक्स के फुल मार्क्स जो है उनका रेशियो कितना है? 2:। मैथ और फिजिक्स का जो पेपर हुआ उसके फुल मार्क्स का रेशियो कितना है? 2:3। मैथ में कितने नंबर आए बच्चे के? 74%। फिजिक्स में कितने नंबर आए हैं? 80%। है कि नहीं सचिन? मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ दोनों सब्जेक्ट में कुल मिलाकर मैथ प्लस फिजिक्स में कितने परसेंट नंबर आए? ये तो पूछ रहे हैं आपसे। तो आप कैसे करोगे? सीधा ही आपको बेस का क्या ले लेना है? रेशियो। है ना? जो भी हमसे पूछाएगा, जो भी बेस है उसका रेशियो ले लीजिए। दोनों सब्जेक्ट में मैथ प्लस फिजिक्स में मिलाकर कितने परसेंट नंबर आए? भाई मैथ में कितना स्कोर किया है? मैथ में कितना स्कोर किया है? 2 का 74%। 2 का 74%। ठीक है ना बच्चों? प्लस फिजिक्स में कितना स्कोर किया है? फिजिक्स में बताओ। 3 का 80%। और नीचे क्या आएगा भाई? टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स, मैथ और फिजिक्स के टोटल मार्क्स कितने हैं? 2 प्लस, और इसको कैलकुलेशन करते ही क्या आ जाएगा आपका आंसर? इसे बोलते हैं वेटेड एवरेज मेथड। क्या बोलते हैं बच्चों इसे? वेटेड एवरेज मेथड। समझे ना बच्चों? वेटेड एवरेज मेथड। अगर किसी सवाल का डाटा आसान है, अगर किसी सवाल का डाटा आसान है तो आप ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हो। समझे ना? अगर डेटा आसान है, मैं इसको और भी शॉर्ट करके दिखाऊंगा अभी। अगर किसी सवाल का डेटा आसान है तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। सबको बात समझ में आ गई? भाई ऊपर क्या आ जाएगा? 388%। और नीचे क्या आएगा भाई? 2 + 3। तो 388 को 5 से भाग देंगे, आ जाएगा 77.6%। ये मैथ और फिजिक्स के कुल मिलाकर ओवरऑल परसेंटेज आ गया। सबको बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आगे चलें। ये क्या है? वेटेड एवरेज मेथड। तो मैंने आपको 2-3 चीजें यहां से सिखाई। ये बेसिक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब भी हमसे ओवरऑल पूछा जाएगा, बीच में क्या होना चाहिए? प्लस का साइन। तो बेस वैल्यू का, ये देखो यहां परसेंटेज मार्क्स निकालने बेस है, तो बेस वैल्यू का क्या ले लेते हैं हम? रेशियो ले लेते हैं। ठीक है ना बच्चे? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है बच्चे? और फिर हम वेटेड एवरेज मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? आप बोलोगे इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है, इसको और छोटा करते हैं। दिमाग लगाइए मेरे प्यारे भाई। ये मैं मिटा दूं बच्चों? मिटा दूं ये सब? आप बोलोगे हाँ जी सर। ध्यान से सुनेगा प्यारे भाई, सब बच्चे मेरी बात ध्यान सुनेगा। एक बच्चे ने 2 पेपर दिए, एक बच्चे ने
दो पेपर दिए मैथ के और फिजिक्स के। मैथ और फिजिक्स के जो टोटल मार्क्स हैं उसका रेशियो कितना है? 2:3। 2:3। मैथ्स में कितना स्कोर किया उसने? 74%। फिजिक्स में कितना स्कोर किया उसने? 80%। मैथ में कितना स्कोर किया? 74%। फिजिक्स में कितना स्कोर किया? 80%। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए दोनों सब्जेक्ट में कुल मिलाकर, दोनों सब्जेक्ट में कुल मिलाकर यानी कि मैथ प्लस फिजिक्स में उसके कितने परसेंट मार्क्स आए? बीच में क्या आ गया? जहां आया बीच में प्लस, वहां क्या लगा? वहां क्या लगा बच्चों? डेविएशन। समझे ना बच्चे? आप बोलोगे हाँ सर, जहां आया बीच में प्लस वहां लगा डेविएशन। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी मैथ में कितने नंबर आए? 74% स्कोर किया, फिजिक्स में 80%। पूरी निगाहें यहां पे, हलक से आवाज नहीं आनी चाहिए, कोई कमेंट नहीं होना चाहिए, केवल सुनो। मैथ में 74%, फिजिक्स में 80%, अलग अलग है। इसको सेम नहीं कर सकते बच्चों? क्या 80% को आप लोग ऐसे लिख सकते हो 74% प्लस 6%? 74% प्लस 6% लिख सकते हैं ना सचिन? 74% प्लस 6%, 74% प्लस 6%। कोई दिक्कत? बताओ, कोई समस्या, तकलीफ, परेशानी इसमें? नहीं। तो मैं ब्रेक करके लिख सकता हूं, सेम कर ले मैंने दोनों जगह 74 74। तो एक बच्चा ऐसा जिसके मैथ में भी 74% नंबर आए, फिजिक्स में भी 74% नंबर आए, तो उसके ओवरऑल दोनों सब्जेक्ट में भी कितने नंबर होने चाहिए? 74% मार्क्स ही होने चाहिए। भाई मान लो आपने 10th बोर्ड के पेपर में आपके विज्ञान में 74, मैथ में 74 है ना, चित्रकला में 74, सब में हर सब्जेक्ट में 74 नंबर है, तो क्या कहोगे? मेरे तो 74% आए। अगर मैथ में 74% नंबर है, फिजिक्स में 74% नंबर है, तो ओवरऑल दोनों सब्जेक्ट में मैथ प्लस फिजिक्स में मिलाकर भी उसके 74% मार्क्स होने चाहिए। ओवरऑल कितने मार्क्स होने चाहिए? 74%। लेकिन फिजिक्स में 3 नंबर का 6% एक्स्ट्रा आया है। फिजिक्स का पेपर कितने का है? 3 नंबर का। 3 का 6% फिजिक्स में एक्स्ट्रा आया है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर, है कि नहीं भाई? है बच्चों? पूरी निगाह यहां पे, फिजिक्स में 3 नंबर का 6% एक्स्ट्रा आया है। बोलो, फिजिक्स में 3 मार्क्स का 6% एक्स्ट्रा आया है। और ये जो एक्स्ट्रा है मेरे प्यारे भाई, केक कटेगा तो सब में बटेगा। आपसे क्या पूछा है? ओवरऑल परसेंटेज मार्क्स। तो इसको ओवरऑल टोटल मार्क्स में डिवाइड कर देंगे भाई। दोनों सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स कितने? मैथ प्लस फिजिक्स के, दोनों सब्जेक्ट के मैथ प्लस फिजिक्स के टोटल मार्क्स, फुल मार्क्स कितने? 2 + 3 5। जो भी एक्स्ट्रा है वो सभी बेस में पूरा पूरा बढ़ जाएगा। बेस क्या है बेटा? टोटल मार्क्स। मैथ में भी 74% नंबर है, फिजिक्स में भी 74% नंबर है, तो ओवरऑल भी कितने मार्क्स होने चाहिए? 74%। लेकिन फिजिक्स में 3 नंबर का 6% एक्स्ट्रा आया है। तो जो एक्स्ट्रा है सभी मार्क्स में, टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने मैथ प्लस फिजिक्स के? 2 + 3 5। 5 में डिवाइड कर देंगे, बटे 5। कितना आएगा? 74% प्लस क्या आ गया भैया? 3×6 = 18/5। 18 को 5 से भाग देंगे तो कितना जाएगा? 3.6। तो 74 में 3.6 जोड़ेंगे तो क्या आंसर आ गया? 77.6%। बताओ क्या सेम आंसर आया कि नहीं आया? तो मैथ प्लस फिजिक्स में मिलाकर उसके ओवरऑल कितने नंबर आए? 77.6% नंबर आए, 77.6%। समझ में आया ना? यानी कि सबसे पहले आया बेसिक, ये रहा बेसिक, जिससे आप आज तक करते आए हो। फिर उसी से मैंने आपको सिखाया वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज भी नहीं करने की जरूरत है मेरे प्यार भी। फिर सबसे आखिर में मैंने आपको सिखाया डेविएशन। अगर डेटा आसान है तो आप वेटेड एवरेज से भी कर लो, कोई बुराई नहीं है, आंसर जल्दी ही आएगा। है कि नहीं भाइयों? समझ में आ गया है बच्चों? सबको समझ में आ गया? चले एक जो है आपको और देता हूं सवाल, ठीक है ना? करके बताना। सवालों में कुछ नहीं है, सवालों की कोई औकात नहीं है, सारा कुछ किस में? कॉन्सेप्ट में। ये मैं परसेंटेज और रेशियो चैप्टर की बात कर रहा हूं, ठीक है ना बच्चों? चलिए, एक क्लास में बॉयज भी पढ़ते हैं और गर्ल्स भी पढ़ते हैं। कितने?
एक क्लास में बॉयज भी पढ़ते हैं और गर्ल्स भी पढ़ते हैं। ध्यान से सुनना मेरे भाई। एक क्लास में बॉयज भी पढ़ते हैं और गर्ल्स भी पढ़ती हैं, और बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो है मेरे प्यारे भाई, यहां पर बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो है 7:3। यानी कि अगर क्लास में 7 लड़के पढ़ते हैं तो 3 लड़कियां पढ़ती हैं। एक क्लास में बॉयज भी पढ़ते हैं और गर्ल्स भी पढ़ते हैं, बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो है 7:3। ठीक है ना बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। एक पेपर हुआ, जब एक एग्जाम हुआ मेरे प्यारे भाई, तो उस एग्जाम में 61% लड़के पास हुए हैं और 75% लड़कियां पास हुई। ठीक है ना, एक क्लास है, एक क्लास का टेस्ट हुआ, उस क्लास में बॉयज और गर्ल्स पढ़ते हैं, बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो है 7:3। यानी कि क्लास में अगर 7 लड़के हैं तो 3 लड़कियां पढ़ती हैं। तो जब ये टेस्ट हुआ तो 61% लड़के पास हुए, 75% लड़कियां पास हुई। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये बताइए कि दोनों सब्जेक्ट से मिलाकर बॉयज प्लस सॉरी इस टेस्ट में कुल मिलाकर पूरी क्लास में कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए? मैं आपसे पूछता हूं कि इस टेस्ट में पूरी क्लास में कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए? पूरी क्लास का मतलब समझते? पूरी क्लास का मतलब होता है बॉयज प्लस गर्ल्स। पूरी क्लास का मतलब होता है बॉयज प्लस गर्ल्स, बीच में क्या आ गया? प्लस। बताइए बच्चे, एक क्लास में लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, इनका एक टेस्ट हुआ, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? 7:3। 61% लड़के पास हुए, 75% लड़कियां पास हुई। तो मैं पूछ रहा हूं पूरी क्लास में कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए? ठीक है ना, कैसे निकालते बेटा? कैसे पता लगाओ कि भाई इस क्लास का रिजल्ट कितना है? नीचे क्या लिखोगे आप? टोटल स्टूडेंट। नीचे लिखोगे कुल स्टूडेंट की संख्या। ऊपर क्या लिखोगे? पास स्टूडेंट। क्या लिखोगे? परसेंटेज में गुणा 100%। ऐसे निकाला जाता है क्लास का रिजल्ट। कुल बच्चे कितने बैठे, उसमें से पास कितने हुए, परसेंटेज में 100%। यानी कि बेस किसको मानेंगे? टोटल स्टूडेंट, और आपको स्टूडेंट की संख्या का ही क्या दिया हुआ है, समझ ना? तो हमेशा बेस वैल्यू की जरूरत नहीं होती, क्या पता होना चाहिए? केवल उसका रेशियो पता होना चाहिए। सबको बात समझ में आ गई? बताइए बच्चे, मुझे जल्दी से करके बताओ क्या आंसर आ रहा है इसका, कमेंट दिखाओ। ठीक है भाई, देखो बच्चों, ज्यादातर आंसर आ रहा है 65.2%। आ गया ना? बहुत बढ़िया, वेरी गुड भाई, तालियां होनी चाहिए आप लोगों के लिए, आप सीख गए। ठीक है भाई, तो एक क्लास में बॉयज गर्ल्स हैं, बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो कितना है? 7:3। 61% बॉयज पास हुए, 75% गर्ल्स। पूरी क्लास में कितने परसेंट स्टूडेंट्स पास हुए? ये सवाल है ना बच्चे? देखो जरूरी नहीं कि आप ऐसी ब्रेक करें, आपको क्या करना है, यहां 75% है, 61% है, अलग अलग है ना। मैं आपको दूसरा भी सिखा देता हूं। आप 61% को ब्रेक करके आप ऐसे लिख सकते हो, 75% -14% लिख सकते हो। या 61 को ब्रेक करके आप ऐसे नहीं लिख सकते, 75% -14%। 75 - 14 61 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। आप देखो, क्लास में 75% लड़के पास हुए, 75% ही लड़कियां पास हुई। अगर क्लास में मेरे प्यारे भी 75% बॉयज पास हुए, 75% गर्ल्स पास हुई हैं, यानी कि पूरी क्लास में 75% स्टूडेंट पास हो गए। 75% बॉयज पास हुए, 75% गर्ल्स, यानी कि पूरी क्लास में कितने बच्चे पास हुए? 75%। आई ना बात समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर, लेकिन 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 7 लड़कों का 14% कम पास हुए हैं। कितने बेटे? 7 लड़कों का 14%। तो 7 लड़कों का 14% कम पास हुए हैं कि नहीं?
है बच्चों। तो ये जो कम आ रहा है ये केक कटेगा तो सभी में बटेगा, ये टोटल स्टूडेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। 7 लड़कों का 14% कम पास हुए, तो जो कम है सभी नंबर ऑफ सभी स्टूडेंट्स में पूरी क्लास में डिवाइड हो जाएगा। पूरी क्लास में कितने बच्चे हैं? पूरी क्लास में बच्चे 7 लड़के 3 लड़कियां, 7 + 3 तो 10 में डिवाइड कर देंगे ना इसे। तो क्या आएगा बच्चों? 75% माइनस 14 सत्ते 98/10 यानी कि 9.8। तो 75 में से 9.8 घटाएंगे, यानी कि पूरी क्लास में कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए हैं? 65.2%। तो पूरी क्लास का 65.2% बच्चे पास हुए हैं। ये समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? पता नहीं तुम कैसे कैसे कर रहे हो, आपने अलग तरीके से किया होगा मेरे प्यारे। मैंने आपको यह बताया कि ऐसे भी कर सकते हो ब्रेक, समझ ना? आंसर सेम ही आएगा, ठीक है ना? क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। ठीक है बच्चे, कोई समस्या तकलीफ है ना? देखो ध्यान से सुनेगा। अगला, अगर आपको यह बात समझ में आ गई है तो सब बच्चे कमेंट्स में यस लिख दो। अगर आपको यह बात समझ में आ गई है तो सारे बच्चे कमेंट्स में यस लिख दो, यस सर, कि हमें समझ आ गई है। अच्छा रितेश जी, मैंने आपको दोनों ही तरीके बता दिए बच्चों, ये प्लस वाला भी और ये माइनस वाला भी, दोनों तरीके से बता दिया। इससे ज्यादा कोई नहीं बताने वाला। और आपने तो पेपर में बहुत सवाल देखे होंगे ऐसे, ठीक है? चले अगला कॉन्सेप्ट समझो। एक बात और, जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया था ये वाला, कि भैया मैथ और फिजिक्स का एक पेपर है, मैथ में कितने बच्चे पास हुए? 74, सॉरी मैथ में स्कोर क्या है? 74%। फिजिक्स में कितना स्कोर है? 80%। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर कितना परसेंट स्कोर है, ये तो पूछ रहा हूं। तो देखो मैथ में कितना स्कोर कर रहा है, फिजिक्स में कितना स्कोर कर रहा है, तो जो भी आंसर आएगा वो 74% और 80% के बीच की ही कोई संख्या आएगी। आई ना बात समझ में? ये भी ध्यान रखो, जो आप उल्टे सीधे आंसर बता रहे हो ना, आप एक बात समझो, आपने पेपर दिया, आपके मैथ में नंबर आए 74%, फिजिक्स में नंबर आए हैं 80%, आप कहो मेरे तो 90% बन गए, तो सामने वाला थप्पड़ मारेगा कि नहीं मारेगा? आए थप्पड़ मारेगा कि नहीं? कि भाई अगर मैथ में 74% नंबर आए, फिजिक्स में 80%, तो ओवरऑल जो परसेंटेज आएगी वो 74 और 80 के बीच का ही आंसर आएगा, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का ही आंसर आएगा। अब ये मैंने आपको एग्जांपल कराया मेरे प्यारे भाई, यहां पे लड़के कितने पास हो रहे थे? 61%। लड़कियां कितनी पास हो रही थी? 75%। मैं पूछ रहा हूं कि लड़के प्लस लड़कियां मिलाकर पूरी क्लास में कितने परसेंट पास हुए? तो जो भी आंसर आएगा 61% और 75% के ही बीच की संख्या आएगी। आई ना बात समझ में? ठीक है? ऐसा नहीं कि भैया लड़के पास हुए 61%, लड़कियां पास हुई 75% और स्कूल अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर रहा कि भाई हमारा तो 100% आ गया रिजल्ट। ऐसा नहीं हो सकता। लड़के अगर 61% पास हुए, लड़कियां 75%, तो पूरी क्लास में जो बच्चे पास हुए उनका परसेंटेज 61 और 75 के बीच का ही होगा। अगर आपको यह बात भी समझ में आ गई है तो कमेंट में यस लिख दो। क्या लिख देंगे? यस। ठीक है? ठीक है, आगे चलें। एक और बात बताता हूं, थर्ड कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चे, थर्ड कॉन्सेप्ट, सब बच्चे ध्यान सुनेगा। एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स पढ़ते हैं, ठीक है ना? समझ आए ना बच्चों बात? एक क्लास में लड़के भी पढ़ते हैं और लड़कियां भी पढ़ती हैं, ठीक है? और इस क्लास में बॉयज और गर्ल्स की संख्या सेम है, यानी कि बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो कितना है? 1:1। ठीक है ना? बॉयज और गर्ल्स की जो संख्या है वो सेम है। क्लास में जितने लड़के पढ़ते हैं उतनी ही लड़कियां भी पढ़ती हैं, ठीक है ना? तीसरा एग्जाम्पल समझिए।
तो एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स की संख्या जो है वो सेम है। यहां लिख रहा हूं मैं एवरेज वेट, हिंदी में कहते हैं इसको औसत वजन। हिंदी में क्या कहते हैं? औसत वजन। औसत वजन हमने लड़के एक तरफ कर लिए, सारे लड़के एक तरफ कर लिए, लड़कों को तराजू में रखा, क्या आ गया? टोटल वजन। उसे लड़कों की संख्या से भाग दिया तो क्या आ जाएगा? लड़कों का एवरेज वेट। लड़कों का एवरेज वेट है 64 किलो। कितना है बेटा? 64 किलो। लड़कियों का एवरेज वेट है 50 किलो। कितना? 50 किलो। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये बताइए पूरी क्लास का, पूरी क्लास यानी कि बॉयज प्लस गर्ल्स का एवरेज वेट क्या होगा? समझ में ना बच्चों? एवरेज वेट या औसत वजन समझते हैं? एवरेज वेट का मतलब होता है कि जैसे आपको लड़कों का एवरेज वेट निकालना है तो जितने भी लड़के सबका अलग अलग वजन निकालो, तराजू पे रख के सबका अलग अलग वजन निकालो, फिर क्या कर लो? उसका टोटल, ये क्या आ जाएगा? टोटल वेट। और उसे भाग कर दो किससे? स्टूडेंट की संख्या से भाग कर दो। ये क्या होता है बच्चों? एवरेज वेट होता है कि नहीं बच्चों? तो जो हमने क्लास में जितने भी लड़के हैं, सारे लड़कों को एक तरफ किया, लड़कियों को एक तरफ किया, सारे लड़कों को उठा के तराजू में रखा, टोटल वजन आ गया। उसे लड़कों की संख्या से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? लड़कों को औसत वजन। ऐसी हमने क्या निकाला? लड़कियों का औसत वजन। मैं पूछ रहा हूं पूरी क्लास का औसत वजन क्या होगा? समझ में आया ना बच्चे? आप बोलोगे हाँ जी सर। पूरी क्लास का औसत वजन। तो जब मैं एवरेज वेट की बात करता हूं तो किसको बेस मान के निकाल रहे हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की संख्या को। और देखो यहां पे स्टूडेंट की संख्या का क्या दिया हुआ है? रेशियो दिया हुआ है। तो ये डेविएशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो एक ही सवाल में लगेगा, ये हर सवाल में लगेगा, पूरा एवरेज चैप्टर में यही लगेगा। आई ना बात समझ? इसलिए समझना अच्छे से जरूरी है। ठीक है ना बच्चे? तो मेरे प्यारे भाई एक बात बताइए कि यहां पे क्या है? बेस सेम है। क्या है? बेस सेम है, इक्वल है, बॉयज और गर्ल्स की संख्या बराबर है। अगर बेस सेम है, दिमाग में बिठा लीजिए, अगर बेस सेम है ना, बॉयज गर्ल्स की संख्या बराबर है, तो ओवरऑल निकालने के लिए आप हमेशा क्या कर लो? एवरेज करो। एवरेज मतलब जोड़ के आधा कर दीजिए। यानी कि अगर बॉयज का एवरेज वजन 64 किलो है, गर्ल्स का एवरेज वजन 50 किलो है, तो पूरी क्लास का एवरेज वजन आएगा, दोनों को जोड़ के आधा करो। 64 प्लस 50 यानी कि 114। 114 का आधा यानी कि 57 किलो। तो पूरी क्लास का जो औसत वजन आएगा 57 किलो आएगा। ठीक है ना बच्चे? यानी कि अगर कोई भी सवाल आता है जिनमें बेस सेम होता है, कोई भी का मतलब, ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया जिनमें बेस क्या है? सेम है, बराबर रेशियो है, तो ओवरऑल निकालने के लिए हमेशा क्या करना है? आपको एवरेज लेना है। ठीक है ना बच्चे? सबको मेरी बात समझ में आ गई? सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए? आप बोलोगे हाँ जी सर, सारे ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। आगे चलते हैं, एक लास्ट एग्जांपल और बताइए। करो बच्चों। यस किस्मत। चावल दाल चीनी। एक परिवार का चावल दाल चीनी पर खर्चा 7:13:5 के अनुपात में। एक्सपेंडिचर यानी कि हिंदी में, एक परिवार का चावल दाल और चीनी पे जो खर्चा है वो 7:13:5 के अनुपात में। देखिए चावल पर अगर 7 रुपए खर्च करते हैं तो दाल पे 13 रुपए खर्च करते हैं, चावल चीनी पर 5 रुपए खर्च करते हैं, है ना? चावल का दाम 17% बढ़ जाता है, दाल की कीमत 20% बढ़ जाती है और चीनी की कीमत 19% बढ़ जाती है। सबको मेरी बात समझ में आ गई? तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि राइस प्लस दाल प्लस पल्स, तीनों पे मिलाकर खर्चा कितने परसेंट बढ़ जाएगा? सबको बात समझ में आ गई? ठीक है ना बच्चों? एक परिवार का चावल दाल चीनी पे जो खर्चा है वो 7:13:5 के अनुपात में। चावल पर खर्च 17% बढ़ गया, दाल पर 20% और चीनी का खर्चा 19% बढ़ गया। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पूरा राशन का खर्चा यानी कि चावल प्लस दाल प्लस चीनी, कुल खर्चा कितने परसेंट बढ़ जाएगा? कुल का मतलब क्या होता है? बीच में प्लस। जहां बीच में आएगा प्लस, वहां दुनिया के हर सवाल में लगेगा डेविएशन। क्या लगेगा?
डेरिवेशन, बोलो बात समझ में आई? है राइस प्लस दाल प्लस शुगर, राइस प्लस दाल प्लस शुगर है ना ये, ठीक है ना बच्चों? सबको सवाल समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आप एक बात बताइए, चावल पे खर्च कितना बढ़ा है? 17%। दाल पे खर्च कितना बढ़ा है? 20%। तो क्या इस 20% को ब्रेक करके मेरे भाई मैं ऐसे नहीं लिख सकता 17% प्लस, इस 20 को ब्रेक करके ऐसे नहीं लिखा जा सकता बच्चों 17% प्लस 3%। चीनी पे खर्च कितना बढ़ा? 19%। क्या 19 को ब्रेक करके ऐसे नहीं लिखा जा सकता मेरे प्यारे भाई? क्या 17% प्लस 2%, 17% प्लस 2%, कोई दिक्कत है कि नहीं सचिन? 17% प्लस 2%। अब आप खुद बताओ, आप मुझे खुद बताओ, चावल पे खर्चा भी 17% बढ़ गया, इस परिवार का चावल पे खर्चा भी 17% बढ़ गया, दाल पर भी 17% बढ़ गया, चीनी पर भी 17% बढ़ गया, सब बढ़ गया। चावल पे खर्चा भी 17% बढ़ गया, दाल पे भी 17% बढ़ गया, चीनी पे भी 17% बढ़ गया। तो कुल खर्चा भी कितना बढ़ना चाहिए? कुल खर्चा भी बच्चों 17% ही बढ़ना चाहिए, है भी? अगर हर वस्तु 17% महंगी हो जाए तो आप क्या कहोगे? यार महंगाई 17% बढ़ चुकी है देश में, है कि नहीं? तो यानी कि कुल खर्चा भी 17% बढ़ना चाहिए, लेकिन दाल पे जो खर्च है वो 13 का 3% एक्स्ट्रा बढ़ा है। दाल पे जो खर्च है वो 13 का 3%, 13 का 3% कितना होता है? 39%। और चीनी पे जो खर्च है वो कितना? 5 का 2%, 5 दूनी कितना होता है? एक्स्ट्रा बढ़ा है। यानी कि दाल प्लस चीनी पे 39 प्लस 10 कितना हो गया? 49%। 49% एक्स्ट्रा बढ़ा है बताओ कोई दिक्कत है कि नहीं सचिन? बताइए। दाल पे 13 का 3%, 39, चीनी पे 5 का 2%, 10% एक्स्ट्रा बढ़ा है। तो जो भी एक्स्ट्रा केक कटेगा तो सब में बटेगा, टोटल में डिवाइड हो जाएगा। टोटल खर्चा कितना है दाल चावल चीनी का? 7 और 13 20 और 5 तो 25 से डिवाइड कर देंगे, ये आ गया। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर। तो आ गया 17% प्लस 49/25। अच्छा 49 को अगर 25 से भाग देना है, जैसे नीचे 25 आ रहा है तो 25 को 100 बना सकते हो आप ऊपर नीचे 4 से गुणा करके, है ना? तो 49 चौका 196, 196 को 100 से भाग दो तो जल्दी भाग हो गया 1.96। तो 17 में 1.96 जोड़ेंगे तो क्या आ गया? 18.96%। तो यानी कि आपका जो दाल चावल चीनी पे खर्चा है वो 18.96% बढ़ जाए। क्या आंसर आ गया? 18.96%। समझ में आया ना? बताइए कर लोगे? इससे जल्दी इस सवाल को सॉल्व किया ही नहीं जा सकता, ठीक है ना? आंसर देखो, मिनिमम था 17% और मैक्सिमम था 20%। तो आंसर 17 और 20 के बीच में ही आया है, आगे तो नहीं कूदा। इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो आप इस पे मुझे सवाल करके दिखाओ। सवाल नंबर कौन सा? 63 बनाइए। अगर आपको डेरिवेशन के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो आप मुझे इस पे सवाल करके बताइए। कल मैं आपको परसेंटेज का आखिरी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, फिर हम केवल सवाल करेंगे, ठीक है ना? एक स्कूल में बॉयज गर्ल्स की संख्या का अनुपात 7:5 है। 65% लड़के और 81% लड़कियां स्कॉलरशिप होल्डर हैं, ठीक है? उन स्टूडेंट का परसेंटेज बताओ जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। समझ में आ रहा है? एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात कितना है? एक स्कूल में बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो 7:5 है। यानी कि स्कूल में अगर 7 लड़के हैं तो 5, स्कूल में अगर 7 लड़के हैं तो 5 लड़कियां हैं। 65% लड़के और 81% लड़कियां ऐसे जिनको स्कॉलरशिप मिलती है, ये स्कॉलरशिप होल्डर्स है। समझे ना बच्चों बात? तो आपसे पूछा उन स्टूडेंट का परसेंटेज बताओ जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलती।
तो भाई जब वो पूछा तो उसी पर डायरेक्ट फोकस करते हैं। एक स्कूल में बॉयज गर्ल्स की संख्या अगर रेशियो 7:5 है, हमें उन बच्चों का परसेंटेज पूछा है जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलती, जो स्कॉलरशिप होल्डर नहीं है। समझ में आया ना बच्चों? अब एक बात बताओ, 65% लड़कों को स्कॉलरशिप मिलती है, अगर 100% लड़के हैं तो 65% को स्कॉलरशिप मिलती है, तो 100% में से 65 घटाएंगे, 35% लड़कों को स्कॉलरशिप, 81% लड़कियों को स्कॉलरशिप मिलती है। 100% लड़कियां तो 81% को मिलती है, 100 में से 81 घटाएंगे, कितना बचा? 19% लड़कियां ऐसी है जिन्हें कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती। आप बोलोगे हाँ जी सर, कोई दिक्कत सचिन? तो ये पूछा गया है, बताओ कितने परसेंट स्टूडेंट, स्टूडेंट का मतलब क्या होता है? स्टूडेंट का मतलब होता है बॉयज प्लस गर्ल्स मिलाकर, क्या है बीच में? प्लस। कितने परसेंट स्टूडेंट ऐसे जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलती? सेम वही सवाल है डेविएशन का, बताओ। 35%, ये 19%, क्या 35 को ब्रेक करके नहीं लिख सकते? क्या लिखेंगे 35 को ब्रेक करके? 19% प्लस 16%। बोलो बात समझ में आ गई ना? आप बताओ, ना तो 19% लड़कों को स्कॉलरशिप मिलती है, ना ही 19% लड़कियों को। तो 19% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलती है ना, लेकिन 7 लड़कों का 16%, 7 लड़कों का 16% एक्स्ट्रा ऐसे हैं जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलती। ये एक्स्ट्रा है, ये कटेगा तो सब में बटेगा, टोटल डिवाइड हो जाएगा। टोटल कितना? 7 + 5, 12 में डिवाइड कर देंगे, किससे चला जाएगा ये? 4 चौक 16, 4 तिया, यानी कि 28/3। तो 19% और 28/3, 28 को 3 से भाग देंगे तो 3 नाम 27 और 1, तो 19 + 9 कितना आ गया? 28 सही 1/, ये ऑप्शन आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया? 28.33%। समझ में ना बच्चों? देखो मैं आपको कोई फॉर्मूला रटने के लिए कह रहा हूं, समझ में ना? क्या सवाल का डाटा कितना भी मुश्किल है, हर सवाल इस तरीके से हो जाएगा। आगे चलेंगे, ये बताओ, सवाल नंबर है आपके सामने 64, करिए। ऐसा सवाल मैं आपको एग्जाम्पल में करवा चुका हूं, इसे आप खुद से ट्राई करना, ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना? एग्जाम्पल में ऐसा सवाल करवा चुका हूं, होमवर्क है। आगे चलेंगे, ये बताओ, सवाल नंबर 65 बनाइए। एक जिले की जनसंख्या 3,27,000 है, जिसमें 2,24,000 पुरुष है। 65% जनसंख्या पढ़ी लिखी है, 65% जनसंख्या साक्षर है। साक्षर मतलब पढ़े लिखे, एजुकेटेड लोग। 65% पुरुष साक्षर है, 65% मेल सा लिटरेट, लिटरेट मतलब पढ़े लिखे, शिक्षित व्यक्ति। 65% मेल लिटरेट है। पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ फीमेल आर लिटरेट, साक्षर महिलाओं का परसेंटेज कितना? ये एक इंपॉर्टेंट टाइप है जो आजकल बहुत वायरल है, ठीक है ना? तो इसको आपको बहुत ढंग से समझना है। देखो बेटा, वैसे तो इस सवाल को देखते ही आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए 65%, बिना कुछ करे। पेन उठाना भी क्राइम है, पेन उठाना भी क्राइम है। एक जिले की जनसंख्या 3,27,000 है, जिसमें से 2,24,000 क्या है? पुरुष। देखो जिले में मेन भी है और फीमेल भी है, वुमेन भी है ना? मेल भी है और फीमेल भी है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। सवाल ये कह रहा है कि 65% जनसंख्या साक्षर है। 65% का मतलब समझते हैं कि मैन प्लस वुमेन मिलाकर कितने परसेंट लोग पढ़े लिखे हैं? मैन प्लस वुमेन मिलाकर 65% लोग पढ़े लिखे हैं। पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं? मैन कितने पढ़े लिखे हैं? 65%। पूछा पढ़ी लिखी महिलाओं का परसेंटेज कितना, यही सवाल है, बताओ जरा। पूरा होगा मिस्टर, पूरा। पता नहीं तुम कैसे बच्चे हो, तुम लोगों की सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम कौन सा कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, हम कौन से टाइप कवर कर रहे हैं, ये पेपर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसको मैं पढ़ रहा हूं, इसको मैं एंजॉय कर रहा हूं, इससे पेपर से सवाल आएगा, मेरा ज्ञान बढ़ रहा है।
तुम्हें इन बातों से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें बस एक बात से मतलब है कि सिलेबस पूरा। मैंने बोल दिया सिलेबस पूरा। भाई परसेंटेज के मैं 100 सवाल करा रहा हूं आपको, हर एक कॉन्सेप्ट में 100 सवाल की बजाय 30 सवाल करा हूं, हो गया 2 दिन में खत्म। अचार डाल लो तुम, ऐसे परसेंटेज को चाट लो जीभ से। क्या करोगे तुम? लाइब्रेरी में लाखों बच्चे सिलेबस करके पूरा बैठे 2 साल से, 1 घंटा नौकरी उनके पास नहीं है कि उन्हें सिलेबस पूरा किया, माथे पे पढ़ा नहीं है। चुपचाप, जैसे मैं बता रहा हूं, बिना हलक से आवाज निकाले पढ़ते रहो, ठीक है? 1 वर्ष का समय लगता है पूरा बच्चा तैयार होने में, आपको 2 महीने में खुद को तैयार करना है। समझ में बच्चों? हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम उसकी कदर नहीं है। और ऐसा नहीं कि आप बहुत टैलेंटेड हो, बहुत समझदार हो, कि भाई हम एक बात बताते हैं आप तुरंत समझ लेते हो, ऐसा भी नहीं है। पढ़ाई में तो बेकार ही हो आप। तो सिलेबस पूरा नहीं करना, सिलेबस पूरा पढ़ना है। पढ़ना का मतलब समझते हो? कि कुछ चीज छूटे ना। चुपचाप, चुपचाप सुनते रहो, केवल हलक से आवाज मत निकालो, ठीक है बच्चे? सुनोगे तो होगा। अभी एसएससी जीडी का रिजल्ट आया है, मैं बाहर था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आपको पता ही है। बिहार की एक लड़की, एक बिल्कुल रिमोट एरिया से, आप समझ रहे हैं, मतलब वो जहां पे मतलब एजुकेशन नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती, उसके पिताजी भी नहीं थे, छप्पर का कच्चा मकान है उसका। एसएससी जीडी ऑल इंडिया रैंक 1 आई है उसकी लड़की की, आज मिलने आने वाली है वो बिहार से। उसको बेचारी को पता नहीं कि फ्लाइट में कैसे बैठते, वो कभी किसी प्राइवेट बस तक में नहीं बैठी बड़ी। उसका भाई उसको लेके आ रहा है, 1 घंटे हमने उसको, हमारी टीम ने फोन पे समझाया कि भाई ऐसे एयरपोर्ट पे जाना होता है, ऐसे वहां अपना टिकट निकालना होता है, 1 घंटे समझाया। वो बेचारी लड़की पड़ी 1 साल, वो 2 साल से तैयारी कर रही थी, ऑल इंडिया रैंक 1 आई। तुम 2 महीने में अपनी औकात को ऊपर वहां पहुंचाना चाहते हो? आइंस्टीन का पापा समझ रखा है तुमने खुद को? अरे कलंक आदमी हो। बिना मेहनत किए तुम परिणाम की चिंता क्यों करते हो? तुम्हें परिणाम चाहिए, मेहनत के प्रोसेस से नहीं गुजरना, ऐसे थोड़ा ना होगा। उस लड़की ने 2 साल मेहनत करी, तब जाके जीडी में ऑल इंडिया रैंक 1 है उस लड़की की। आज आ रही है मिलने वो बिहार से। सबसे बड़ी गलती तुम लोगों की यही है कि मेहनत के प्रोसेस से नहीं गुजरना, सीधा बस हमारे माथे पर सा टैटू बना दो, हमारा सिलेबस खत्म है, फिर हम उसको धर कर चाटेंगे। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि हम पेपर में क्या करके आएंगे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे थोड़ा ना होता है भाई। हम एक बात कहते आते हैं, चुपचाप मुर्दा की तरह बिना हलक से आवाज निकाल के पढ़ते रहो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं। चलो, तो एक गांव में मैन भी हैं और वुमेन भी। मैन कितने पढ़े लिखे? 65%। कुल आबादी कितनी पढ़ी है? मैन प्लस वुमेन 65%। तो महिला आबादी कितनी पढ़ी होगी? देखो सेम परसेंटेज है, 65-65। अगर 65% आदमी पढ़े लिखे हैं और 65% ही महिलाएं पढ़ी लिखी हों, तो कुल आबादी भी कितनी पढ़ी लिखी हो जाएगी? 65% ही। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मैन कितने हैं और गांव में वुमेन कितनी है। समझे ना बच्चे? अगर ओवरऑल 65% लोग पढ़े लिखे, मैन भी 65% पढ़े लिखे हैं, तो महिलाएं भी कितनी पढ़ी लिखी होंगी? 65%। ओवरऑल भी 65-65-65 सब बराबर हो जाएगा ना बच्चों। ये कॉन्सेप्ट था, ये कोई सवाल नहीं था, कॉन्सेप्ट ही पूछा पेपर में, ठीक है? ये देखो एक और सवाल इसी पे। एक जिले की जनसंख्या 3,84,000 है, ठीक है भाई? उसमें से 1,92,000 पुरुष है। 69% जनसंख्या पढ़ी लिखी है, 53% पुरुष पढ़े लिखे हैं। तो पूछा पढ़ी लिखी महिलाओं का परसेंटेज कितना होगा? समझे ना बच्चे? पढ़ी लिखी महिलाओं का। तो एक जिले की जनसंख्या 3,84,000 है, उसमें से 1,92,000 पुरुष है, आधा। 3,84,000 का आधा 1,92,000, यानी कि आधे पुरुष हैं तो आधी औरतें होंगी। बताओ ना बच्चों, अगर गांव की एक जिले की जनसंख्या 3,84,000 है, उसका आधा है 1,92,000, ये क्या है? पुरुष। तो आधे पुरुष और आधे
औरत, यानी कि मेल और फीमेल की संख्या क्या है, बराबर है। तो ये देखिए एग्जैक्ट वैल्यू जो दी हुई है, इसकी कोई कैलकुलेशन आपको नहीं करनी, बस आपको पता लग गया कि मेल फीमेल की संख्या का रेशियो क्या है, ठीक है ना। 3,84,000 मेल और उसमें सॉरी टोटल जनसंख्या, उसमें से आधे मेल और आधे फीमेल। अब 69% जनसंख्या पढ़े लिखे, 69% का मतलब है मैन प्लस वुमेन। मैन प्लस वुमेन में कितने पढ़े लिखे हैं, 69%। जनसंख्या का मतलब होता है महिला प्लस पुरुष मिलाकर। कितने पुरुष पढ़े लिखे हैं, 53% पुरुष शिक्षित हैं। तो पूछा है शिक्षित महिलाओं का प्रतिशत कितना है, लिटरेट फीमेल कितनी है। मैंने अभी समझाया कि भाई अगर बेस सेम होता है तो ओवरऑल वैल्यू कैसे आती है, एवरेज लेके। बताओ मेल कितने पढ़े लिखे, 53%, फीमेल कितनी पढ़ी लिखी आपको नहीं पता। इन दोनों का एवरेज, एवरेज मतलब इनको जोड़ के आधा करूंगा तो क्या आना चाहिए, 69 आना चाहिए। यहां से कितनी प्रतिशत आ गई महिलाएं पढ़ी लिखी, 69 का दुगुना 138, 138 में से क्या घटा देंगे, 53, 138 में से 53 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 85। तो कितनी प्रतिशत महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, 85%। कौन सा ऑप्शन आ गया, सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो गया। बोलो हाँ, कोई तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है ना। दूसरा आप और शॉर्ट में कर सकते हो, दिमाग लगाओ भाई, इन दोनों का एवरेज ही क्या आना चाहिए, 69। अभी 53% और एक क्वेश्चन मार्क का एवरेज ही क्या आएगा, 69। एवरेज का मतलब क्या होता है, बीचों बीच की संख्या। दो संख्याओं का एवरेज मतलब उनके ठीक बीच की संख्या। अब एवरेज 69 आना चाहिए, 69 से 53 कितना कम है, 16 कम है, यानी कि ये 69% से कितना 16% ज्यादा होगा। तो 69 में डायरेक्ट जब मैं 16 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि कितनी प्रतिशत महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, 85%। आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन। सब परसेंटेज सीट का आंसर की डलवा दीजिए, आंसर की। हम आपको डेली पीपीटी देते तो हैं, ठीक है। अब मैं आपको होमवर्क तो देता, एक आध सवाल मैं आपको देता हूं, बाकी तो मैं पूरी शीट ही सॉल्व कराता हूं, है भाई। आंसर की जरूरत क्या है फिर। आगे चलते हैं, अगला सवाल, चलो ये कल करेंगे, ठीक है ना। ये रिवर्स डेविएशन है, ये कल करेंगे बच्चों, ठीक है। आज इतना ही छोड़ते हैं।